नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर फिल्म क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय कुमार इस वीडियो में आपके साथ अकबर के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अकबर की गणना मध्यकालीन भारत के महानतम शासकों में की जाती है। अकबर के अधीन 5 प्रमुख मंत्रियों अथवा अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। वकील, वजीर अथवा दीवान, सद्र उस सद्र, मीर बख्शी, खान समा जिसे मीर समा के नाम से भी जाना जाता है। वजीर प्रशासनिक मामलों के अतिरिक्त वित्त विभाग की देखभाल भी करता था। वजीर की स्थिति वर्तमान परिवेश में प्रधानमंत्री जैसी थी। जैसे कि आज के दौर में प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अकबर के कार्यकाल में वजीर की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। जैसे कि दीवान ए खालसा, इस नामक पदाधिकारी का मुख्य कार्य राज्य की भूमि की देखभाल करने का था। दीवान ए तन, इसका मुख्य कार्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और जागीर की देखभाल करने का था। मुस्तौफ़ी नामक अधिकारी का मुख्य कार्य आय व्यय का लेखा जोखा रखने का था। वाक़या ए नवीस, इस नामक अधिकारी का मुख्य कार्य राजकीय फरमानों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का था। दफ्तर की देखभाल करने वाले अधिकारी को मुशरिफ कहा जाता था। काजी उल कजात नामक पदाधिकारी प्रधान न्यायाधीश के पद पर था, जो न्याय का कार्य देखता था। मुहतसिब, इसका मुख्य कार्य यह देखना था कि राज्य की जनता नैतिक नियमों का पालन ठीक ढंग से कर रही है या नहीं, इसका सही विवरण बादशाह तक पहुंचाना था। मीर ए आतिश अथवा दारोगा ए तोपखाना या शाही तोपखाना का प्रधान होता था। दारोगा ए डाक चौकी, इस नामक पदाधिकारी सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। मीर मुंशी, इसका काम बादशाह की आज्ञा और फरमानों को लिखना और साथ ही में उनका उचित प्रसारण करना था। आइए बात करते हैं अकबर की सैन्य व्यवस्था के बारे में। अकबर ने सेना का संगठन मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर किया था। इस व्यवस्था के तहत अकबर ने सैनिक, सामंत, नागरिक, सेवक आदि सभी को एक ही सूत्र में स्थापित कर दिया था। यानी एक तरह से सरकारी पदों का एकीकरण कर दिया गया। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सरदार और सैनिक पदाधिकारी का मनसब यानी कि पद निश्चित किया गया। उसने मनसबदारों की 2 श्रेणियां बनाई थी, जात और सवार। जात से तात्पर्य मनसबदार की हैसियत को दिखाना था, अर्थात उस व्यक्ति के पद की गरिमा को दिखाया जाता था। सवार से तात्पर्य घुड़सवारों की संख्या को दिखाना था। अकबर ने अपने सैन्य व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी की पत्ती घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा को अपनाया था और साथ ही में गयासुद्दीन बलबन की पत्ती सिजदा और पाबोस को भी अपनाया था। आइए बात करते हैं अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। 1580 ईस्वी में अकबर ने दसाला प्रणाली को लागू किया। दसाला प्रणाली को जब्ती प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय कीमतों, उत्पादन, उत्पादकता आदि के आंकड़ों का विश्लेषण होता था। कई क्षेत्रों में कंकुत व्यवस्था प्रचलित थी। कंकुत व्यवस्था से तात्पर्य किसानों द्वारा पिछले वर्षों में दी गई लगान के आधार पर अनुमानित लगान वसूल करने का था। अकबर के समय 4 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है: पोलज, परती, चाचर और बंजर। 1886 से लेकर 87 ईस्वी के आसपास अकबर ने गज ए सिकंदरी अंक की जगह गज ए इलाही को अपनाया और भूमि के मापन के लिए लोहे के छल्लों से जुड़े बांस या तनब का प्रयोग किया। किसानों के लिए तकावी ऋण की व्यवस्था की गई। आइए बात करते हैं अकबर की मुद्रा प्रणाली के बारे में। 1577 ईस्वी में अकबर ने टकसाल गिरहियों में सुधार किया। अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलवाया और इन सिक्कों पर राम सिया उत्कीर्ण रहता था। शेर शाह की मुद्रा प्रणाली के अनुरूप ही अकबर ने भी चांदी की रुपया और तांबे का दाम चलवाया। अकबर के कार्यकाल में एक चांदी का रुपया 40 दाम के बराबर होता था, जबकि शेर शाह के काल में 1 रुपया 64 दाम के बराबर होता था। यानी कि अकबर के कार्यकाल में महंगाई बढ़ गई थी।
अकबर ने सोने के सिक्के भी जारी किए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित सिक्का इलाही था और उसके कार्यकाल में एक इलाही का कीमत 10 रुपया था। अकबर के कार्यों को ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने उसे एक राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।